हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ई क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद हम फिर से मिल रहे हैं। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, जुलाई शुरू हो गया है और ये वो समय है जब हम अपने सिलेबस को अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय अभी नहीं खुल रहे हैं तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही अपना अध्ययन जारी रखेंगे। बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने अपने 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे। आज हम तीसरा पाठ सेनापति कवि का है जिसे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवि का साहित्यिक परिचय देखेंगे। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दय सुनत कविताई है। यानी सेनापति वही है जो सीतापति यानी राम के प्रसाद, राम की कृपा है जिस पे, और राम की कृपा से वो ऐसी कविताएं रचते हैं जो बाकी कवि उनकी कविताओं को कान लगाकर सुनते हैं, यानी ध्यान देकर सुनते हैं। अब बात आती है कि ये किस काल के कवि थे। तो बच्चों, जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया तो उसमें तीसरा जो काल आता है वो रीतिकाल कहलाता है। रीतिकाल का समय माना जाता है संवत 1700 से 1900 तक। तो सेनापति जो थे वो रीतिकाल के महान और भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, परंतु इनका मूल नाम अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वो सेनापति की भांति थे। जैसे कि किसी सेना का सेनापति अपनी सेना का नेतृत्व करता है, उसे मार्गदर्शन देता है, उसी प्रकार से अपने समय के कवियों के ये नेतृत्व करता थे, सेनापति की भांति उनका मार्गदर्शन करते थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। बच्चों, अलंकार होते हैं एक तरह से कविता का आभूषण, कविता को सजाने संवारने का काम करते हैं। तो श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इस अलंकार का प्रयोग सेनापति कवि बड़ी कुशलता के साथ करते थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रसध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। ये एक कवि होने के नाते, रीतिकाल का कवि होने के नाते इनकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। अब बात आती है भाषा की। तो सेनापति की प्रिय भाषा ब्रज थी। ब्रज भाषा में ये कविता लेखन करते थे। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साधारण शब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलतापूर्वक करते थे। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। ये काव्य के गुण माने जाते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। जहाँ कोमलकांत पदावली हो वहाँ प्रसाद गुण होता है, और जहाँ मतलब वीरस की बात की जाए या जहाँ कविता को पढ़ के जोश पैदा हो वहाँ ओज गुण की प्रधानता होती है। तो ये ओज और प्रसाद इनके प्रिय गुण थे। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य इनके काव्य की विशेषता है। ये सेनापति जी का साहित्यिक परिचय, जिसमें व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों आ जाते हैं। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। बच्चों, हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन कवियों का प्रिय विषय रहा। किसी समय में 12 मासा वर्णन यानी मतलब वर्ष के 12 महीनों का वर्णन उन महीनों की विशेषताओं के साथ करते थे। तो ऋतु वर्णन भी एक तरह का 12 मासा वर्णन पर ही आधारित है। तो सेनापति के जो यहाँ हम कवित पढ़ेंगे वो ऋतु वर्णन पर आधारित है और उनका प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है, यानी उत्कृष्ट उदाहरण है ये 12 मासा ऋतु वर्णन के। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है।
वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु का वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। अब मानवीकरण यहाँ क्या है? मानवीकरण भी एक प्रकार का अलंकार है। ये कहाँ होता है? जहाँ कवि है वो प्राकृतिक घटनाओं में मानवीय गतिविधियों का आरोप करता है, अर्थात प्रकृति को मानव की तरह ये मान लो देखा जाता है उसको, तो वहाँ मानवीकरण होता है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। ये पूरा वर्णन उन्होंने वसंत ऋतु का किया है, किस रूप में कि जैसे एक राजा है वो अपने पूरे लवाजमे के साथ आ रहा है, साजो सज्जा वैसी ही है, तो वसंत को उन्होंने एक राजा की तरह देखा है, पूरा उसका मानवीकरण उसी प्रकार से किया है। तो बहुत सुंदर कविता यहाँ ये पढ़ने को मिलेगा हमें। इसी प्रकार से उन्होंने भीषण गर्मी के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार किया है। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर इन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से वर्णन किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। जैसे कि कोई सेनापति है वो आक्रमण करता है, उसी प्रकार से शीत ऋतु है वो लोगों पे आक्रमण कर रही है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। जैसे सर्दियों में सूर्य की धूप बहुत कम होती है, तो उसे कहा कि सूर्य भी है वो शीत के आगे कमज़ोर हो गए हैं। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। इस प्रकार से हम यहाँ उनका बहुत ही सुंदर कविता पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पहले में वसंत का वर्णन किया है, दूसरे में उन्होंने वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं का दोनों का एक साथ वर्णन किया है श्लेष अलंकार के माध्यम से, और तीसरे में उन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है। तो श्लेष और मानवीकरण के बहुत सुंदर उदाहरण हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।